नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर IAS में। दोस्तों, यह है विज़न दृष्टि और ओनली IAS का निचोड़ मई मंथ का करंट अफेयर्स भाग 2 है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ है। सोडियम आयन बैटरी, इससे संबंधित लिथियम समकक्षों की तुलना में इसका उत्पादन करना सस्ता होता है। लिथियम आयन बैटरी की तुलना में इसका उत्पादन करना सोडियम आयन बैटरी का उत्पादन करना आसान होता है, मतलब सस्ता होता है। ठीक। दूसरा, ये ऊर्जा सघन ज्वलनशील और ठंडे तापमान में अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है। ये प्रति यूनिट वजन में अधिक ऊर्जा स्टोर कर सकते हैं। यह उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे बड़े अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बना सकते हैं। बड़े इलेक्ट्रिक वाहनों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें बैटरी के गर्म होने की संभावना कम होती है। ठीक। जबकि लिथियम आयन बैटरी में आग लग सकती है, इसमें आग लगने की संभावना कम होती है, जबकि लिथियम आयन बैटरी में जल्दी आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट, फिशिंग कैट, इसके बारे में जान लेते हैं। यह घरेलू बिल्ली के आकार से दोगुनी होती है। यह रात्रिचर प्राणी है, मतलब रात में ही शिकार करती है। यह क्या क्या शिकार करती है? मछली के अलावा मेढक, क्रस्टेशियस, सांप, पक्षी तथा बड़े जानवरों के शवों पर उपस्थित अपमार्जकों का शिकार करती है। यह प्रजाति वर्ष भर प्रजनन करती है। यह UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है, इम्पोर्टेंट है। यह प्रजाति वर्ष भर प्रजनन करती है क्योंकि अभी अभी इसकी जनगणना हुई है चिल्का झील में। यह उत्कृष्ट तैराक होती है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरबन के अलावा फिशिंग कैट ओडिशा में चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा तथा कृष्णा मैंग्रोव में निवास करती है। IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। साइट्स के अपेंडिक्स 2 या परिशिष्ट 2 में आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जल में भारी धातु प्रदूषण कौन कौन सा होता है? सीसा, लोहा, निकेल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम और तांबा। भारी धातु के स्रोत कौन कौन से? प्राकृतिक स्रोत और मानवजनित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या है? यह पृथ्वी के क्रस्ट में मौजूद होती है। ठीक है। चट्टानें भारी धातुओं के प्राकृतिक स्रोत है। जो चट्टान है भारी धातुओं के प्राकृतिक स्रोत है। भारी धातु के मानवजनित स्रोत कौन कौन से हैं? खनन है, औद्योगिक और कृषि कार्य। पर्यावरण में भारी धातुओं के सभी मानवजनित स्रोत हैं। खनन जो किया जाता है, औद्योगिक उद्योग जो लगे हुए हैं कृषि कार्य में, जैसे यूरिया हो गया, पोटास हो गया, डाई हो गया, इन सब के, और केमिकल्स जो फसलों पर छिड़काव किए जाते हैं, उससे यह जल और मिट्टी में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, एटालिन जल विद्युत परियोजना दिबांग घाटी में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट, वन सलाहकार समिति, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, आगे से इसको FAC बोलेंगे जब भी आएगा। यह FAC वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्थापित एक सांविधिक, मतलब कि यह एक कानूनी अधिकार है। कानून के अंतर्गत आता है। कौन से? वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत। UPSC 2022 में क्वेश्चन पूछा था, सेंट्रल ग्राउंड अथॉरिटी किसके अंतर्गत आती है? ऐसे ये भी पूछ सकता है, वन सलाहकार समिति किसके अंतर्गत आती है? तो आती है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। यह वन सलाहकार समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। यह समिति गैर वन उपयोगों जैसे खनन, औद्योगिक परियोजनाओं आदि के लिए वन भूमि के प्रयोग की अनुमति देने और सरकार को वन मंजूरी के मुद्दे पर सलाह देने का कार्य करती है। जैसे कि किसी वन में या जंगल में खनन करना है और औद्योगिक परियोजनाएं वहां पर लगानी है, तो इस वन सलाहकार समिति की अनुमति बहुत आवश्यक है। जब यह मंजूरी देगी जब जाकर के वहाँ पर कोई प्लांट या फिर कोई फैक्ट्री स्थापित की जा सकती है। नेक्स्ट, बनारस या वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया गया है। UPSC सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगी, बनारस को किस संगठन के द्वारा
सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया गया है, SCO के द्वारा बनाया गया है। बनारस भारत का सबसे पुराना जीवित शहर है। नेक्स्ट देख लेते हैं किल स्विच। यह एक ऐसा तंत्र है जिसका उपयोग किसी डिवाइस या प्रोग्राम को बंद या अक्षम करने के लिए किया जाता है। किल स्विच अक्षम मतलब निष्क्रिय करने के लिए, कि कोई डिवाइस है उसको या तो बंद कर देगा या तो निष्क्रिय कर देगा। इनर सिक्स किससे संबंधित है? EU की स्थापना से संबंधित है। 6 देश इसमें थे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को 1976 में इंदिरा गांधी जी द्वारा बनाया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगी UPSC कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट किस प्रधानमंत्री ने बनाया था? 1976 में इंदिरा गांधी जी द्वारा बनाया गया था। 2010 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया में भारत के पास सबसे अधिक रामसर साइट हैं। नेक्स्ट, मिस्ट सबमरीन केबल सिस्टम में 5 देश शामिल हैं। MIST मिस्ट सबमरीन केबल सिस्टम में 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से? मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर और थाईलैंड और भारत। कौन कौन से 5 देश हैं? भारत है, मलेशिया है, म्यांमार, सिंगापुर और थाईलैंड। मिस्ट सबमरीन केबल सिस्टम किससे संबंधित है? इंटरनेट सेवा के लिए संबंधित है। नेक्स्ट, पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख बुधायन शुल्ब सूत्र में मिलता है। 800 BCE में, बिफोर कॉमन ईरा में। पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख बुधायन शुल्ब सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट, क्रिप्टोजैकिंग। यह एक प्रकार का साइबर अटैक है जिसमें कंप्यूटर को हैक करके क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है। मतलब कि यह एक साइबर अटैक है जिसमें कंप्यूटर को हैक करके क्रिप्टो करेंसी की मांग किया जाता है, की माइनिंग की जाती है। उसका जो है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत हाई क्वालिटी के कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो उसको हैक करके दूसरे के कंप्यूटर को हैक करके क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है। ED। नेक्स्ट, ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। यह एक स्पेशल वित्तीय जांच एजेंसी है, फाइनेंशियल जांच एजेंसी है। मतलब कि कहीं पर घोटाला हुआ है पैसों का बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर तो यह ED जांच करती है वहाँ पर, जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 को। इन्फोर्समेंट यूनिट कहलाता था पहले। 1957 में नाम बदल करके ED कर दिया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। 2 वित्तीय कानूनों को लागू कराता है यह। कौन कौन से? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसे FEMA कहते हैं। दूसरा है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, PMLA कहा जाता है। नेक्स्ट है फतह। वेस्ट बैंक में एक राजनीतिक समूह है जो फिलिस्तीन में रूल कर रही है। फतह वेस्ट बैंक, यह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में स्थित है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक जो कि डेड सागर के पास है। नेक्स्ट है बिजली समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लीजिए, बिजली किस सूची के अंतर्गत है? 7वीं अनुसूची में किस सूची के अंतर्गत आता है? केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी में यह सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। 500 kg तक यह सैटेलाइट लॉन्च करेगा। सॉलिड प्रोपल्सन का यूज़ किया गया है, मतलब सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया गया है इसमें, SSLV में। नेक्स्ट, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसके बारे में लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग।
यह केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड है यह योजना। नोडल मिनिस्ट्री कौन कौन सी है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ जुड़ा हुआ है यह नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट आगे है अर्ली स्टेज पर ही लेप्रोसी को डिटेक्ट करना और कंप्लीट टर्मिनेट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। इसका जो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है? अर्ली स्टेज में शुरुआती समय पर ही लेप्रोसी को डिटेक्ट करना, मतलब कि उसकी पहचान करना और कंप्लीट ट्रीटमेंट, पूरा जब तक कि वह कुष्ठ रोग समाप्त नहीं होता पूरा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट डेयरी सेक्टर इन इंडिया, भारत में जो दुग्ध उत्पादन है उससे संबंधित क्या है? भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग 23% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, विश्व में जितना भी दूध का उत्पादन होता है उसमें से 23% केवल अकेले भारत देता है। यूपी उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, लगभग 18% दूध का उत्पादन करता है। उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब आते हैं। भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा फ्लड ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन, शाही डॉक्ट्रिन क्या है? यूएस द्वारा 2008 में ताइवान के लिए लाया गया था। क्वेश्चन पूछ लेगी यूपीएससी, क्योंकि चाइना ताइवान पर हमला करने की सोच रहा है। पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्रिन किससे संबंधित है? तो ताइवान के लिए यूएसए द्वारा लाया गया था। एमपी लेट्स फंड के बारे में आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह भी न्यूज़ में था। एमपी लेट्स फंड पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है और आगे भी पूछ सकती है, क्योंकि जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में 2019 में पूछा था, फिर उसके बाद बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे डिटेल्स के बारे में पूछ लिया यूपीएससी ने। नेक्स्ट है राजद्रोह। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड धारा 124A में राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार, मतलब भारत में जो कानून द्वारा स्थापित सरकार है, सरकार के प्रति शब्दों द्वारा, यह स्टेटमेंट में डाल सकती है यूपीएससी, किस किस के द्वारा भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति शब्दों द्वारा या लिखित हो या मौखिक संकेतों या दृश्य फोटो के रूप में घृणा या अवमानना पैदा करना शामिल है। क्या? राजद्रोह शामिल है सरकार के प्रति, यदि चाहे वह शब्दों से हो, शब्द वह चाहे लिखित हो या मौखिक हो या संकेतों के द्वारा हो या दृश्य रूप में फोटो के द्वारा घृणा या अवमानना फैलाना पैदा करना राजद्रोह में शामिल किया गया है। इस कानून के तहत राजद्रोह एक संज्ञेय, गैर जमानती और गैर प्रशम्य नॉन कंपाउंडेबल अपराध है, गैर जमानती है अपराध है राजद्रोह के लिए अधिकतम सजा के तौर पर आजीवन कारावास, जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना। यूपीएससी स्टेटमेंट में डाल देगी कि केवल जुर्माने के साथ, या फिर डाल देगी केवल बिना जुर्माने के का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट, आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है। जिस पे आरोप साबित हो गया है कि वह राजद्रोही है, तो वह व्यक्ति पासपोर्ट के बिना रहता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना आवश्यक होता है। आगे, यह पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार देता है। राजद्रोह कानून के द्वारा पुलिस बिना किसी वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, राजद्रोह के आरोपित व्यक्ति को। अंतरराज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल ISC के बारे में देख लेते हैं।
भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत ऐसी परिषद की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वर्ष 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार इसका आईएससी का गठन किया गया था। वर्ष 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार आईएससी का गठन किया गया था, अंतर्राज्य परिषद का। यह एक अंतर्राज्यीय केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधों से जुड़े मुद्दों पर एक सिफारिश करने वाला निकाय है। कौन कौन से? एक अंतर्राज्यीय राज्य के अंदर केंद्र और राज्य, केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में। इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि सभी राज्यों के सीएम, मुख्यमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री, जो केंद्र में मंत्री हैं, इसके सदस्य होते हैं। जिन यूटीज़ केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली, ठीक, उनके सीएम तथा विधानसभा रहित यूटीज़ के प्रशासक, जैसे कि उपराज्यपाल, प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। स्थायी समिति का अध्यक्ष होम मिनिस्टर होता है। जो इसकी स्थायी समिति होती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? होम मिनिस्टर, गृह मंत्री होता है। नेक्स्ट, तिरुवनंतपुरम घोषणा। केरल में प्रथम महिला विधायक सम्मेलन संपन्न हुआ। केरल में पहला महिला विधायकों का सम्मेलन हुआ था, ठीक। इसमें इस घोषणा को अपनाया गया था। तिरुवनंतपुरम घोषणा को इसी में अपनाया गया था। इस घोषणा के अंतर्गत अत्यधिक समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक पर निराशा व्यक्त की गई है। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगी तिरुवनंतपुरम घोषणा किससे संबंधित है? तो महिलाओं के विधानसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए लाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में कई विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समर्थन किया है। 7वीं अनुसूची के बारे में, संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन करती है। इसमें 3 सूचियां शामिल हैं। सूची 1 या संघ सूची, इसके संबंध में संसद या केंद्र सरकार के पास शक्ति है, मतलब कि इससे संबंधित केंद्र सूची में केवल केंद्र ही कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि। सूची 2 या राज्य सूची, इसके संबंध में राज्य विधानमंडलों या राज्य सरकार के पास शक्ति है कि इससे में जितने भी सूची शामिल है, जितने भी टॉपिक हैं, उस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य आदि। सूची 3 या समवर्ती सूची, इसमें इसके संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को शक्तियां प्राप्त हैं, मतलब इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं यह कानून बनाने के लिए उसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि किसी एक टॉपिक पर केंद्र और राज्य, लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों ने किसी एक टॉपिक पर कानून बना दिया है, तो केंद्र सरकार और लोकसभा का कानून मान्य होगा। 7वीं अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया कैसे 7वीं अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है? इसमें संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया को बताता है कि संविधान में कैसे संशोधन होगा। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तब जाकर के 7वीं अनुसूची में संशोधन होगा। इसके साथ ही साधारण बहुमत के आधार पर आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की भी आवश्यकता होती है, ठीक। आगे अन्य प्रावधान जिन्हें इस प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन,
अन्य प्रावधान जिन्हें इस प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। कौन सी प्रक्रिया? ये इसके लिए संसद के विशेष बहुमत, पहले तो विशेष बहुमत होगा, ठीक, अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, सदन उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। मतलब अगर 3 लोग हैं सदन में तो उसमें से 2 लोगों की सहमति होनी चाहिए। साथ ही साधारण बहुमत के आधार पर आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि 28 राज्य हैं तो उसमें से 15 राज्य सहमत होने चाहिए, तब जा कर के कोई चीज़ पास होगी। तो इसी से संबंधित अन्य प्रावधान इसी प्रक्रिया से संशोधित किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधित किया जाता है। संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किया जाता है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में संशोधन किया जाता है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व क्या होगा, उसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति तथा उसकी प्रक्रिया, अनुच्छेद 368, खुद को संशोधित करने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करती है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली से की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। कॉलेजियम प्रणाली यह एक ऐसी प्रणाली है जहां एक समिति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण, ट्रांसफ़र से संबंधित निर्णय लेती है। यह एक ऐसी प्रणाली है जहां एक समिति होती है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र से संबंधित निर्णय लेती है। जो यह समिति होती है, इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और हाई कोर्ट के 3 सदस्य, यदि हाई कोर्ट में नियुक्ति होनी है, शामिल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF, आगे से इसको IPEF ही बोलेंगे। हाल ही में भारत अमेरिकी नेतृत्व वाले आर्थिक समूह IPEF का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुआ है, मतलब इसमें शामिल हो गया है, IPEF में शामिल हो गया है। यदि भारत किसी समूह में शामिल होता है तो वह प्रश्न यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस समूह में 14 देश शामिल हैं। आपको 14 के 14 देश याद होने चाहिए, क्योंकि 2020 में यूपीएससी ने G20 के बारे में, सदस्यों के बारे में पूछा है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन है। USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40% भाग के लिए उत्तरदायी हैं। जो विश्व में सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से 100% है, उसमें से 40% इन्हीं देशों का है। इसके 4 स्तंभ हैं। नंबर 1, जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, लचीली अर्थव्यवस्था, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। यह कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। स्टेटमेंट में यूपीएससी डाल सकती है, क्या यह कोई मुक्त व्यापार समझौता है? नहीं, यह मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रेड्स की बैठक की मेज़बानी की। हाल ही में भारत ने SCO, शंघाई सहयोग संगठन, रेड्स तंत्र के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका ग्रहण किया। भारत रेड्स का अध्यक्ष है फिलहाल। एक स्थायी SCO निकाय के रूप में रेड्स समझौते पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किया गया था। यूपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगी कि रेड्स हाल ही में
स्थापित किया गया था एससीओ में, जबकि ऐसा नहीं है। रेट्स को 2002 में बनाया गया था। और रेट्स किससे संबंधित है? रेट्स एससीओ से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। रेट्स क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद, अलगाववाद एवं उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक समन्वय केंद्र रहा है। यह एससीओ के सदस्य देशों को आतंकवाद से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे प्रवास, ड्रग्स, हथियारों, विस्फोटकों आदि की तस्करी से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र प्रदान करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। डी-डॉलराइजेशन या विडॉलरकरण। इसका तात्पर्य एक डॉलर प्रधान विश्व व्यवस्था से दूर एक कदम का वर्णन करना है। मतलब कि पहले डॉलर का यूज़ करते थे, अब डॉलर का यूज़ धीरे धीरे कम करेंगे या बंद करेंगे। इसमें राष्ट्र अन्य मुद्राओं या सोने के रूप में रिजर्व रखने के लिए अपने अमेरिकी डॉलर राजकोष को बेच देते हैं। ठीक, आगे इसके अलावा वे अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यापार भागीदारों के बीच लेन देन के लिए अपनी मुद्राओं का उपयोग करना चाहते हैं, जैसे रूस और भारत। यदि भारत अगर रूस से तेल खरीदेगा तो रूस को भारत पैसे देगा और रूस भारत से उन्हीं पैसे से माल खरीद लेगा। आगे देख लेते हैं। विदेशी व्यापार के साथ साथ रुपये की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति के संबंध में डी-डॉलराइजेशन का भारत के लिए सकारात्मक प्रभाव होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्यूल टैक्स रेट, ईंधन कर की दर। भारत में पेट्रोल डीजल का मूल्य निर्धारण कौन करता है? ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के अनुसार भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में दैनिक आधार पर संशोधन करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां वैश्विक स्तर पर, सार्वजनिक मतलब कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं, पर कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के अनुसार भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में दैनिक आधार पर संशोधन करती हैं। राज्य पेट्रोल और डीजल पर वैट या बिक्री कर आरोपित करते हैं। केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों उत्पाद शुल्क के उत्पादन पर कर लगाती है या टैक्स लगाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूएसए भारत का शीर्ष सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना 2021-22 में। चीन दूसरा है तथा यूएई तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। स्टेटमेंट वाइज या सिंपल एक लाइन में क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। नेक्स्ट है। उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र फिर से देश का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। ब्राज़ील के बाद भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन। हाल ही में भारत एफएमसी बोर्ड में शामिल हुआ है। फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन हाल ही में भारत एफएमसी बोर्ड में शामिल हुआ है। इसे यूएसए और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच ने ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 में लॉन्च किया था। यह एक वैश्विक पहल है। यह उन 7 औद्योगिक क्षेत्रों का विकार्बनीकरण मतलब CO2 मुक्त कार्बन मुक्त करने के लिए कंपनियों की क्रय शक्ति का उपयोग करती हैं, जिनका उत्सर्जन कम करने में कठिनाई आती है। ठीक, इनमें एल्युमिनियम, विमानन, रसायन, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील और ट्रक क्षेत्र शामिल है। यह शून्य कार्बन प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण पर लक्षित है। मतलब व्यवसाय को शून्य कार्बन बनाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। राजस्थान सरकार ने रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। आगे देख लेते हैं। बाघ अभयारण्यों को राज्य सरकार अधिसूचित करती है। बाघ अभयारण्यों को राज्य सरकार अधिसूचित करती है। यह अधिसूचना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सलाह पर
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। यूपीएससी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेगी तो टाइगर रिजर्व किस कानून के अंतर्गत घोषित किया जाता है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व और देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच बाघ गलियारे के रूप में कार्य करता है। बाघ गलियारा मतलब बाघ को टाइगर को आने जाने के लिए रास्ता देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीता लाने के लिए समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। इन चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में बसाने की योजना है। कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य विश्व में एकमात्र ऐसा वन्यजीव अभयारण्य है जहां 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियां शेर, बाघ, चीता और तेंदुआ एक साथ पाई जाती हैं। चारों के चारों पाए जाते हैं। चीता के बारे में जान लेते हैं। चीता शुष्क वनों, झाड़ीदार वनों और सवाना की एक की स्टोन प्रजाति है। की स्टोन मतलब कि अगर वह प्रजाति वहाँ से, जैसे चीता अगर वहाँ से समाप्त हो गया तो वहाँ की सारी प्रजाति, उस क्षेत्र की सारी प्रजाति समाप्त हो जाती हैं। वर्ष 1952 में चीता को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। किसको? चीते को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। चीते को साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। एशियन रेड लिस्ट में अफ्रीकन चीता जो है कि वल्नरेबल, हिंदी में सुभेद्य में शामिल किया गया है। और एशियाई चीता जो कि केवल ईरान में पाया जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त को फर्स्ट में रखा गया है। यह एक फ्लैगशिप प्रजाति है। फ्लैगशिप प्रजाति कौन होती है? वस्तुतः फ्लैगशिप प्रजाति ऐसी प्रजाति होती है जिनके संरक्षण को अन्य जीवों के संरक्षण के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंधित माना जाता है। अगर चीते का संरक्षण किया जाता है तो उस जंगल में, उस क्षेत्र में अन्य प्रजातियों का भी संरक्षण अपने आप हो जाता है। पेंटानल आर्द्रभूमि या वेटलैंड, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ताज़े जल की आर्द्रभूमि पेंटानल के नष्ट होने का खतरा है। यह दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। यह न्यूज़ है। ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ताज़े जल की आर्द्रभूमि पेंटानल के नष्ट होने का खतरा है। अब उसके बारे में, पेंटानल आर्द्रभूमि के बारे में, यह दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है। यह ब्राज़ील, पराग्वे और बोलीविया के क्षेत्रों में फैली हुई, मतलब यह दक्षिण अमेरिका के 3 देशों में फैली हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय ने सेक्स वर्कर्स के लिए अनुच्छेद 21 के अनुसार गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने हेतु निर्देश जारी किए हैं। यूपीएससी सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेगी कि सेक्स वर्कर्स को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ये निर्देश अनुच्छेद 142 के तहत जारी किए गए हैं। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को जस्टिस, न्याय करने के लिए शक्ति या पावर देता है। सुप्रीम वयस्क और सहमति देने वाले सेक्स वर्कर्स के खिलाफ कोई पुलिस हस्तक्षेप या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि वह वयस्क है, 18 वर्ष से ऊपर है और सहमति, खुद की सहमति है, तो उसके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं किया जा सकता है। बच्चे को केवल इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वह देह व्यापार में लिप्त है। आगे, मीडिया को उनकी तस्वीरें प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। सेक्स वर्कर्स का आधार कार्ड बनेगा, भले ही वे निवास प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट, हाल ही में तमिलनाडु के मयिलादुथुरई में हुए उत्खनन
की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि भारतीयों को 4200 वर्ष पहले लोहे के प्रयोग की जानकारी थी। नेक्स्ट, मार्तंडेय सूर्य मंदिर न्यूज़ क्या था? 3 दशक के बाद इसमें पूजा किया जाएगा। तो मार्तंड सूर्य मंदिर न्यूज़ में आ गया। इसे पौंडा लैदान के नाम से भी जाना जाता है। मार्तंड सूर्य मंदिर को पौंडा लैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में कारकोट राजवंश के राजा ललितादित्य ने करवाया था। इसे ग्रीक पैटर्न में चूना पत्थर और स्तंभों का उपयोग करके एक वर्गाकार क्षेत्र में बनाया गया है। यह कश्मीरी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी के आदेश पर इसे नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच अंतर। प्रमुख शब्दावली: क्षमा, पार्डन, लघुकरण, कम्युटेशन, परिहार, रिमिशन, विराम, रिस्पाइट, प्रविलंबन, रेस्परिव। इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। यह 2023 की प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखा जा सकता है क्योंकि यह बहुत दिनों से न्यूज़ में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जूट न्यूज़ क्या था? वेस्ट बंगाल में जारी संकट के कारण कई जूट मिलें बंद हो गई हैं। जूट की कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। जूट के बारे में पढ़ लेते हैं। तापमान क्या चाहिए? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितनी चाहिए? लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर। अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़ मिट्टी चाहिए। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है। प्रमुख जूट उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश etc। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस न्यूज़ क्या था? सियोल साउथ कोरिया में इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया। किसका? वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस का। सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। इसमें क्या किया गया? यह एक गैर सरकारी संगठन है विदाउट सदस्य। इसमें कोई भी सदस्य नहीं है, मतलब कि ये बगैर सदस्य का है। मतलब सब अपने मनोमार्जिन आकर के इसमें वन संरक्षण के लिए कार्य करते हैं और उस पर ठीक है आयोजन 6 वर्ष में एक बार किया जाता है। 1926 इटली में इसका पहला कांग्रेस हुआ था। फॉरेस्ट को सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। फॉरेस्ट को सुरक्षित करना इसका मेन उद्देश्य है। तो दोस्तों, यह था मई महीने का करंट अफेयर्स भाग 2, जो कि ओनली IAS दृष्टि और विजन का आप क्रक्स कह सकते हैं। तो धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।